नमस्कार छात्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम व्याकरण के एक महत्वपूर्ण मुद्दे अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। यह विषय कक्षा 8वीं, 9वीं और 10वीं के लिए अत्यधिक उपयोगी है। छात्रों, ये वीडियो आप पूरा देखें। एक बार आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको अव्यय से संबंधित किसी प्रश्न को लेकर कोई समस्या नहीं आएगी। तो देखते हैं, पिछले वीडियो में हमने शब्द के भेद पहचानना सीख लिया था। आज हम चर्चा करेंगे अव्यय का वाक्य में प्रयोग। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना है? शब्द के भेद। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के मुख्य दो भेद हैं, विकारी शब्द डिक्लाइनेबल, अविकारी शब्द या अव्यय जिसे इनडिक्लाइनेबल कहते हैं। विकारी शब्दों में कुल 4 घटक होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में भी कुल 4 घटक होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण एडवर्ब, दूसरा संबंध बोधक प्रीपोजिशन, तीसरा समुच्चय बोधक कंजंक्शन और चौथा विस्मयादि बोधक इंटरजंक्शन। अर्थात आज हम इस 4 विषय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, इन 4 घटकों के ऊपर जो कि अव्यय के भेद हैं। इन्हें समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि अव्यय या अविकारी किसे कहते हैं, इनडिक्लाइनेबल क्या होता है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं। अब अव्यय के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। आज, कब, इधर उधर, किंतु, जब, परंतु, तब और अतः, इसलिए, थोड़ा, अचानक इत्यादि। लेकिन अब हम इनको वाक्यों के उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। सुरेश कल पढ़ेगा। इस वाक्य में सुरेश संज्ञा है, पुल्लिंग है, पढ़ेगा कालवाचक क्रिया। संगीता कल पढ़ेगी, संगीता स्त्रीलिंग, संज्ञा, पढ़ेगी कालवाचक क्रिया। लड़के कल पढ़ेंगे, लड़के संज्ञा जातिवाचक, बहुवचन, पढ़ेंगे भविष्यकाल। उसने कल पढ़ा था, उसने सर्वनाम पुरुषवाचक, उसमें भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, पढ़ा था कालवाचक क्रिया भूतकाल। यदि हम इस उदाहरण में देखें तो लिंग, वचन और काल बदलते गए, पुरुष बदलता गया, परंतु यह शब्द जो है कल सभी वाक्यों में समान रूप से बना रहा। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इस शब्द को क्या कहेंगे हम? अव्यय। आपको समझने के लिए एक और उदाहरण देखते हैं। लड़के के पास पुस्तकें हैं। लड़का संज्ञा, पुस्तकें बहुवचन हैं वर्तमान काल। लड़की स्त्रीलिंग, पुस्तक एकवचन थी भूतकाल। लड़कों के पास पुस्तकें होंगी, लड़कों बहुवचन, पुस्तकें बहुवचन होंगी भविष्यकाल। आपके पास पुस्तक है, आप सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम, पुस्तक एकवचन है वर्तमान काल। इस वाक्य में भी यदि आप देखेंगे तो के पास यह शब्द जो है वो जैसे का तैसा है, इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए यह भी क्या कहलाएगा? अव्यय। मुझे लगता है इसके बाद अब आपको अव्यय समझने में कोई समस्या नहीं होगी। सबसे पहला भेद है क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले अव्यय को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। वह शब्द जो क्रिया के बारे में और अधिक जानकारी दे। उदाहरण के तौर पे बहुत सारे शब्द हैं। आजकल, अचानक, सहसा, हमेशा, चुपचाप, लगातार, परंतु, फौरन, आसपास, धीरे धीरे, कभी कभी, बिल्कुल, बाहर, नीचे इत्यादि। अब इसको वाक्य के आधार पर देखेंगे। सुरेश भीतर आया। ध्यान दीजिए, मुख्य क्रिया के पहले का जो शब्द होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय होता है। मुख्य क्रिया यहाँ पर क्या है? आया, और आया के पहले शब्द है भीतर। सुरेश भीतर आया, यानी कहाँ आया? भीतर आया। दूसरे उदाहरण में देखिए, बैलगाड़ी अभी अभी आई। बैलगाड़ी अभी अभी आई। मुख्य क्रिया क्या है? आई। आई के पहले का शब्द क्या है? अभी अभी। यानी अब इसमें एक और प्रश्न पूछकर हम अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं कि बैलगाड़ी कब आई?
अभी अभी आई। तो आई के पहले जो शब्द है अभी अभी, यह हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। गर्मी बहुत बढ़ गई है। अब इस वाक्य में देखिए बढ़ गई, बढ़ना मुख्य क्रिया है, गई सहायक क्रिया है। तो बढ़ना के पहले शब्द क्या है? बहुत, इसलिए बहुत होगा क्रिया विशेषण अव्यय। रमेश आज आएगा। रमेश कब आएगा? आज आएगा। आएगा मुख्य क्रिया के पहले का शब्द आज, इसलिए ये हो गया क्रिया विशेषण अव्यय। अगला प्रकार है संबंध बोधक अव्यय। जिस अव्यय के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ दर्शाया जाता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। बहुत आसान है, ध्यान देने की आवश्यकता है। उदाहरण आगे पीछे, सामने, पास, तरफ, और, समान, बाहर, साथ, नीचे, यहाँ आदि। अब इसको वाक्य के आधार पर देखिए। रमेश के पीछे कुछ लोग आ रहे थे। रमेश और कुछ लोगों के बीच में जो संबंध बताने का काम कर रहा है वो है के पीछे, इसलिए यह शब्द क्या होगा? संबंध बोधक अव्यय। एकदम आसान है। गाड़ी मेरी तरफ बढ़ने लगी। गाड़ी कहाँ बढ़ने लगी? मेरी तरफ। तो मेरी यानी सर्वनाम और यहाँ पर अन्य जो शब्द है क्रिया के बीच में संबंध बताने का काम क्या कर रहा है? तरफ, इसलिए यह क्या हो गया? संबंध बोधक अव्यय। भाई की तरह बहन भी सफल हुई। भाई बहन के बीच का संबंध कौन बता रहा है? की तरह, भाई की तरह बहन भी सफल हुई। मंदिर के पास तालाब है। तालाब और मंदिर के बीच का संबंध बताने का काम के पास कर रहा है शब्द, इसलिए यह हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय। एक और उदाहरण देखते हैं। पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए। पढ़ाई के साथ खेलना भी चाहिए। खेलने और पढ़ने के बीच का संबंध क्या बता रहा है? के साथ, इसलिए हो जाएगा यह संबंध बोधक अव्यय। अब तीसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। समुच्चय बोधक अव्यय यानी कंजंक्शन। दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण जैसे और, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, इसलिए, यद्यपि इत्यादि। इसको समझने के लिए उदाहरण वाक्यों का लेना आवश्यक है। जैसे अगर आप शब्दों को जोड़ने की बात करते हैं, दो उदाहरण यहाँ पर परिभाषा में दो तरह के परिभाषा दी गई है, दो शब्दों अथवा दो वाक्यों को। तो दो शब्दों को जोड़ने वाला राम और श्याम दो शब्द है, को जोड़ने वाला और है, यह भी समुच्चय बोधक अव्यय है। और दो शब्दों को जोड़ दिया, राम और श्याम दोनों मित्र हैं, इसलिए यहाँ पर यह हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। सुरेश ने पढ़ाई नहीं की इसलिए फेल हो गया। सुरेश ने पढ़ाई नहीं की, फेल हो गया। दो वाक्य हैं, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इसलिए, अतः यह हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। पर्यटक गोवा जाएंगे अथवा शिमला जाएंगे। पर्यटक गोवा जाएंगे, शिमला जाएंगे, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? अथवा, इसलिए क्या हो जाएगा? कंजक्शन। हमेशा याद रखिए, जब कंजक्शन निकालेंगे तो आपको दो वाक्य मिलने चाहिए। हम बाहर निकलना चाह रहे थे लेकिन कोरोना ने रोक लिया। यहाँ पर लेकिन कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय। सलीम ने मेहनत की परंतु उसे अच्छे नंबर नहीं मिले। सलीम ने मेहनत की, उसे अच्छे नंबर नहीं मिले, लेकिन बीच में जोड़ दिया कंजक्शन, तो हो गया समुच्चय बोधक अव्यय। बहुत आसान है। विस्मयादि बोधक अव्यय। इंटरजेक्शन। जिन अव्ययों द्वारा आश्चर्य, शोक, क्रोध, घृणा, प्रसन्नता आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इसे एक और तरीके से हम कह सकते हैं कि इन भावों को प्रकट करने के लिए जब हमारे मुंह से पहला शब्द निकलता है वह अव्यय होता है। जैसे शाबाश, हाय, आह, हे भगवान, ओह, वाह, ओहो, अरे, बापरे, छी इत्यादि। उदाहरण, बापरे इतना बड़ा सांप। ऐसे शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाना अति आवश्यक है, अन्यथा आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो बापरे के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। वाह, बगीचा कितना सुंदर है। वाह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। उफ, आज कितनी गर्मी है। उफ के बाद यह, इसको पहचानना बहुत आसान होता है। इसका वाक्य में प्रयोग भी बहुत आसान है। अच्छा, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो कोरोना की दवा मिल गई। आश्चर्य है, अच्छा तो कोरोना की दवा मिल गई। छी, कितनी बदबू है। तो छी के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क। अब हमें मुख्य विषय पर आना है। तो परीक्षा में उत्तर लिखने का सही तरीका क्या है?
प्रश्न इस तरह से आएगा, निम्नलिखित अवयवों का अर्थपूर्ण वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अर्थात आपको वर्ड दिया होगा और आपको वाक्य में प्रयोग करना है। अचानक पहला शब्द है, मेरा दोस्त अचानक बदल गया। याद करो मैंने बताया था मुख्य क्रिया के पहले, बदलना मुख्य क्रिया है, गया सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया के पहले क्या होता है, अचानक, तो वो हो गया आपका क्रिया विशेषण। के सामने, अब ये के सामने हमको पता है, के सामने संबंध बोधक अव्यय है, तो इसका हमें दो चीजों के बीच में संबंध जोड़ना है। तो भारतीय सेना के सामने चीन पराजित हो गया, बिल्कुल आसान है। किंतु यानी ये हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, तो इसमें हम सुरेश याद करता है किंतु भूल जाता है। देखिए दोनों वाक्य अलग अलग हैं, सुरेश याद करता है भूल जाता है, बीच में किंतु जुड़ गया। अरे, इसमें आदिबोधक, अरे तुम अभी तक यहीं हो। इस प्रकार से यदि आप परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? वीडियो को देखिए, समझिए और अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।